मेरे से क्वेश्चन हुआ था इंटरव्यू में 2019 में कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं, और कोई भी अगर पीएससी की तैयारी करे तो उसको सबसे पहले यही क्वेश्चन पता होता है, और मैं वो नहीं बता पाया वहाँ। मैं एक बार कोशिश किया, नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, तो यार तुमको पता है तुम बता नहीं पा रहे हो। मैं बोला, फिर दूसरी बार कोशिश किया तो फिर भी अरे यार नहीं, तुम सही, ये सब नहीं है, सही सही बताओ। तो सर नहीं पता मुझे, ऐसे बोला। तो फिर बोलते हैं यार इतना करने के बाद तुम इसके ये नहीं पता। नहीं सर पता तो था, लेकिन यहाँ थोड़ा भूल गया मैं, बस इतना ही बोला, फिर कुछ नहीं बोला और हंस के बोला। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है कि आप उस सिचुएशन में कैसे बैठ के आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बहुत मैटर करता है कि आप मतलब उस समय पे क्या रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत मैटर करता है। तो 3 बार पूछे और मुझे भी ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन तो हमेशा से पता था, मुझे, मेरे को पता होना चाहिए, पर वहां पर क्लिक नहीं किया, मेरे दिमाग में आया ही नहीं आंसर मेरे दिमाग में, और मैं दे ही नहीं पाया उसका जवाब। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में, जहां पर हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं थ्रू CGPSC एग्जामिनेशन। तो जब कोई एक एस्पिरेंट सोचता है कि उसे तैयारी करनी है CGPSC एग्जामिनेशन के लिए, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। आज वो सारे डाउट्स हम आपके क्लियर करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे लेजेंड हैं जिन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, एक बार नहीं वो भी 2 बार। एक बार 2019 में इनका रैंक था 28 और उससे आज सर यहाँ पर CEO जनपद के पोस्ट पे हैं, और 2020 में भी इनका रैंक 51 था। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, सर बहुत सारे मॉक टेस्ट भी लेते हैं। तो आज यहाँ पर ये हमें गाइड करने वाले हैं, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं हिमांशु वर्मा। तो थैंक यू। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, क्या किया आपने और आज यहाँ पर कैसे पहुँचे? सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैं एक्चुअल में प्रॉपर बिलासपुर से ही हूँ, और बिलासपुर में ही मेरी स्कूलिंग हुई है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में 12th की। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज जो किया GEC बिलासपुर से किया, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इंजीनियर हूँ। और उसके बाद मैं सिर्फ तैयारी किया, और वो भी बिलासपुर से ही किया मैंने तैयारी भी। तो मेरा सारा टाइम जो है लगभग बिलासपुर में ही बीता है। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पापा जो है वो टीचर हैं, और एक मेरी बहन है बस, और मैं अकेला। और ये तैयारी जो चालू हुई थी मेरी अगस्त 2019 में मैंने तैयारी चालू की थी, और सिलेक्शन भी 2019 के PSC में हो गया। और अभी मैं जनपद CO के पोस्ट में कसडोल में पोस्टेड हूँ। मतलब पहले ही अटेम्प्ट में आपने निकाल लिया? पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। तो पहले तो ये बात है कि शुरुआत हुई कैसे, मतलब क्यों सोचा आपने कि इस एग्जाम में, आप तो ऑलरेडी इंजीनियर है, कभी ऐसा नहीं लगा गेट का इंजीनियरिंग सर्विसेज दिलाएं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करें? क्या था वो आपके मन में जो आपने इसको चूज किया? एक्चुअल में ना ये थोड़ा मतलब दोस्तों के संगति के कारण चालू हुआ था ये सब। ऐसा मैं कभी सोचा नहीं था बचपन से कि मैं कभी मतलब डायरेक्ट या मैं नॉन टेक्निकल में चला जाऊंगा या मैं टेक्निकल में चला जाऊंगा, ऐसा भी नहीं सोचा था मैंने। अच्छा। तो जब हम ये सेकेंड ईयर की बात है, मेरे 2 दोस्त थे, कामेश और सृजन, और एक फ्रेंड थी सोनल। तो इतने सारे लोग थे। अब इनका ऐसा गाइडेंस था, इनको कहना था कि नहीं तुम सिविल सर्विसेज में जाओ, नॉन टेक ज़्यादा अच्छा है। तो मैं भी हिट एंड ट्रायल मेथड पे 3rd सेमेस्टर पे थे, तो चालू कर लेते हैं, क्या जाता है, कॉलेज तक पढ़ लेंगे, देखेंगे बाद में लगे जो करेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर में कुछ समझ नहीं आता। 3rd ईयर फाइनल ईयर होते होते थोड़ा समझ आता है कि आगे क्या करना है। पर 3rd सेमेस्टर था, तो एक यहाँ पर UPSC की कोचिंग चलती थी, तो मेरे 2 दोस्त थे कामेश और सृजन, वो जाते थे वहाँ पे, वो मुझे खींच के ले गया, चलते हैं, चल जाएंगे। तो मैं वहाँ बैठा, मेरे को अच्छा लगा, पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगा, थोड़ा जानना तो अच्छा लगा। फिर ज्योग्राफी पढ़ा, ज्योग्राफी भी अच्छा लगा। तो वहीं से मेरा बेस जो है वो चालू हुआ था कि मैं नॉन टेक में जाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। फिर एक बार जो हुआ, फिर मैंने वहाँ फीस पे कर दिया। फिर वो मेरे ईगो में आ गया कि मैं तो UPSC ही करूँगा, और UPSC करते करते समझ आया कि मेरी फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं दिल्ली में सर्वाइव कर पाऊँ। तो मैं यहीं से करने का सोचा था, पर यहाँ से उतना पॉसिबल नहीं है। UPSC निकालना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं वही निकाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में रहेगी UPSC, उनको या तो कोचिंग चाहिए या तो एटमॉस्फेयर चाहिए। एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी एग्जाम को निकालने के लिए। तो यहाँ वो एटमॉस्फेयर नहीं था, मुझे समझ में आ चुका था। तो मैं फिर CGPSC के लिए प्रिपेयर करना चालू किया। CGPSC के लिए प्रिपेयर करना जब चालू किया तो समझ नहीं आया कि कोचिंग करूँ या ना करूँ, और सब
उल्टा उल्टा ऊपर ऊपर जा रहा था, तो फिर मैं सबसे पहले लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है। मैं आया, मैं एक लूसेंट की बुक रखा था, जीके की जो आती है लूसेंट की बुक, सबके पास रहता ना, वो नीली वाली। वो जब मैं चालू किया तब येलो कलर का आता था, अब नीला कर दिया क्या, रहता है सबके पास। तो वो बुक मैं सबसे पहले स्टार्ट किया, मेरे को लगता था कि ये बुक पढ़ने से पूरा हर एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इतना आ जाए तो। फिर उसी को पढ़ना चालू किया, फिर धीरे धीरे समझ आया कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा। कोचिंग ज्वाइन करने के लिए मैंने पहले रिव्यूज़ लिए, सब जगह रिव्यू लिए। एक्चुअली मैं था हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, और जो मैं 3rd सेमेस्टर से कोचिंग कर रहा था वो सारा होता था इंग्लिश में। तो मुझे हैबिट बन चुकी थी कि मैं इंग्लिश में ही दूंगा एग्जाम। अच्छा। हाँ, हैबिट आ गया था मेरे को कि जो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी जो है वो मुझे इंग्लिश में ही समझ में आती थी, और हिंदी पढ़ के मेरे को समझ नहीं आता था। स्कूल से छूट चुका था हिंदी, कॉलेज में इंग्लिश, उसके बाद फिर कोचिंग जो करता था वो भी इंग्लिश। तो बाद में मैं डिसाइड किया कि मैं इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दूंगा। तो मतलब आपने हिंदी में पढ़ाई की है अपना 12th तक, और एग्जाम दिलाया इंग्लिश में। हाँ, बहुत बड़े एग्जाम्पल है आप। मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश में नहीं हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट है CGPSC, आपने ये किया कैसे? मतलब क्या था आपके स्टार्ट? वही बेस था कि मैं जब कोचिंग स्टार्ट किया था तो परसेप्शन IAS अकेडमी यहाँ थी पहले। वहाँ एक थे राहुल सर, राहुल जायसवाल सर, वो 3-4 बार अपीयर हो चुके इंटरव्यू में। उन्होंने सबसे पहले गाइड करना चालू किया कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो उनका साफ साफ मतलब स्टेटमेंट था कि आप इंग्लिश में देंगे तो जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा। UPSC की बात करते थे वो CGPSC की बात नहीं करते थे। तो हिंदी में वैसे भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए UPSC बहुत टफ है। आज के जमाने में आप देखेंगे तो हिंदी मीडियम वालों का बहुत रेशियो कम है, और डिफिकल्ट बहुत होता है। तो उनका कहना था कि जब तुमको पता है कि दूर से देख के समझ में आ रहा है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, तो तुम इंग्लिश में क्यों तैयारी चालू नहीं कर देते। उन्होंने ही हमें गाइड किया कि बोले कि जब तुम इंग्लिश में एग्जाम लिखते हो इंजीनियरिंग की, इंग्लिश में हैबिट है लिखने का, तो तुम उसको अपने मतलब जो प्रिपरेशन है उसमें ले आओ। तो वो वहीं से बेस बना कि मैं इंग्लिश में चालू किया। और मेरे 3-4 जो दोस्त थे वो मेरे बहुत हेल्प करते थे कि कैसे इंग्लिश लिखते हैं, क्या स्पेलिंग होता है। बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम हिंदी मीडियम से जब इंग्लिश मीडियम में स्विच करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो प्रोनाउंसिएशन में होती है, और दूसरी जो है इंग्लिश के वर्ड्स में जो स्पेलिंग होती है उसमें बहुत मिस्टेक होती है। मैं हर वर्ड में गलती करता था, मतलब एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जिसका स्पेलिंग मेरे से सही लिखा जाता था, इन द इस को छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स में गलती करता था। लेकिन 2-4 दोस्त थे, वो सब मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर बनाए, मुझे मतलब सुधारते थे, सिखाते थे, और मैं भी सीखने की मतलब मेरे को बहुत मन था कि मैं इंग्लिश सीखूंगा। धीरे धीरे करके फिर इंग्लिश मीडियम में हैबिट बन गई। ये बहुत मतलब आप वो सारे मिथ तोड़ रहे हो ना कि कई लोग बहाने नहीं बना देते हैं। हाँ। कि नहीं होगा, मटेरियल नहीं है, कुछ भी कर लेंगे पर ये नहीं करेंगे, इससे अच्छा UPSC कर लेते हैं। तो आपने ये चीज़ पहली बात ये किया कि मुझे सीखना है और मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, भले नहीं आता हो पर मैं करूँगा। कल नीतीश जी आए हुए थे, उन्होंने भी यही बात कही कि जो टॉपर होता है ना, जो एग्ज़ाम निकालता है, उसको कोई परवाह नहीं रहती है कि नोट्स है कि नहीं, मटेरियल है कि नहीं, कोचिंग है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। वो अपना एनालिसिस करके निकाल लेंगे सारा मटेरियल, क्रैक करके भी दिखाएंगे। ये तो सही बात है। मेरे पास भी जब मैं स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तो इंग्लिश में इंडियन GS के सारे मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पे। इंडियन GS की आपको पॉलिटी की बुक मिल जाएगी, हिस्ट्री की बुक मिलेगी, इकोनॉमी की मिलेगी, ज्योग्राफी की मिलेगी, साइंस टेक की मिलेगी, एनवायरनमेंट की मिलेगी, सबकी बुक मिलेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ का कोई बुक हमारे टाइम पर अवेलेबल नहीं था। जो सबसे पहला बुक आया था इंग्लिश मीडियम में मतलब थोड़ी क्वालिटी के साथ, वो था हरिराम पटेल का जो इंग्लिश मीडियम वाला बुक था। लेकिन वो भी उतने स्टैंडर्ड का नहीं था जिससे हम लोग पढ़ सके। उसका हिंदी मीडियम का बुक बहुत ऊपर था और इंग्लिश मीडियम का बहुत नीचे था। तो वो चीज़ मेरे को तो हिट कर गई कि इंग्लिश मीडियम में तो छत्तीसगढ़ के लिए कोई GS का कोई बुक नहीं है, और जो करना हमको हिंदी में ही करना है, और उसके बाद वो हमारी जिम्मेदारी कि हम आगे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो मतलब तरीका था कि मैं 2 कोचिंग ज्वाइन किया था। ये तो पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले दिल्ली IAS ज्वाइन किया था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वही इंग्लिश मीडियम की अच्छी कोचिंग होती है यहाँ छत्तीसगढ़ में CGPSC के लिए। और दूसरा मैंने किया था छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि मेरा इंडियन GS थोड़ा पहले से क्लियर था, मैं पहले से UPSC की तैयारी कर चुका था। तो मुझे लगा कि मुझे छत्तीसगढ़ की कोचिंग ज़्यादा जरूरी पड़ेगी। तो उसके कारण मैंने हरिराम पटेल जो यहाँ पर हैं, जिनकी बुक चलती है ज़्यादा लगभग यहाँ पर, उनके यहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन किया। अब वो पढ़ाते थे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पढ़ाते थे। तो मैं क्या करता था, वहाँ जाता था, नोट्स लिखता था 1 घंटे का, उसको आके 2 घंटे में मैं पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था बैठ के, उसका पूरा मैप बनाता था, एक दूसरी कॉपी में, फेयर कॉपी में इंग्लिश में लिखता था, और उसको 1 घंटे पढ़ता था डेली। और जो दिल्ली IAS में था, वहाँ तो
लगभग ऐसा है कि वहाँ ट्रांसलेट करने का आपका आदत बन जाएगा, हैबिट बन जाएगी। जैसे कोई हिंदी मीडियम से या कोई इंग्लिश मीडियम से है ना, उसको अगर अपना लैंग्वेज सुधारना तो दिल्ली चले जाए। वहाँ क्या होता है, वो जो सर है वहाँ जो पढ़ाते हैं हम लोग को, उनका वो इंग्लिश में भी तो बोलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो फ्लो में हिंदी में ही बोल जाते हैं। अब उसको उसी टाइम पे लिखना होता है और 3 घंटे लगातार लिखते रहते हैं और उनका सुन के हिंदी में उसको इंग्लिश में लिखना रहता है। अच्छा। तो ये सब चीजें काम की। और जो मैंने बताया ना कि आप जो पढ़ा रहे हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में लिखने का हैबिट डालिए, उसको नोट्स बनाइए, आके वापस उसको पढ़िए, ट्रांसलेट करिए, तो उससे बहुत इंप्रूव होता है इंग्लिश। और वही मेरे लिए काम कर दिया। इंग्लिश में इंप्रूव होता है प्लस रिवाइज भी हो जाता है। हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे ख्याल से, कि मैं इंग्लिश में दे रहा था और हिंदी में पढ़ रहा था। हिंदी में पढ़ता था और इंग्लिश में देना रहता था, मुझे लिखना रहता था। तो मैं नॉर्मल लोगों से डबल मेहनत करता था। एक बार हिंदी में पढ़ता था, फिर उसको आके मैं इंग्लिश में नोट्स बनाता था। तो क्या है, मुझे वो याद हो गया। वो याद हो कब की बात है ये? कॉलेज के साथ? नहीं, ये अगस्त 2019 के बाद चालू हुआ था। जुलाई 2019। अच्छा, वहीं से स्टार्ट किया था मैंने कोचिंग। दोनों जगह एक साथ लगभग ज्वाइन किया मैंने। और यही है, मुझे भी ये लगता है कि ये जो डबल मेहनत था ना, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर गया। जैसे यहाँ भी कई ऐसा मिथ है कि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का ज़्यादा यहाँ पे भी सिलेक्शन होने लगा है। तो उसके पीछे ना कारण यही है, मुझे लगता है कि वो ना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से डबल मेहनत करते हैं। उनके पास कंटेंट नहीं होते हैं, कंटेंट वो खुद बनाते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं, कंटेंट नहीं है तो ट्रांसलेट करते हैं। तो वो क्या है, ज़्यादा पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। और हिंदी मीडियम वाला जो पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन तो ऑब्वियस है, वो तो हो ही रहा है, हम तो देख रहे हैं। यहाँ अभी भी रेशियो बहुत ज़्यादा है हिंदी मीडियम वालों का, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों का लगभग फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लगभग हो ही जाता है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने कि जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब नीतीश जैसे हिंदी में ही देके वो सेलेक्ट हो गया। तो ऐसा कोई दोस्त है ना, दोनों दोस्त साथ में पढ़े हैं 8वीं से, और एक हिंदी में देके निकाल लिए, एक इंग्लिश में देके निकाल लिए। तो ऐसा कभी वो नहीं हुआ क्या कि अरे यार तू इंग्लिश में काहे दे रहा, तू हिंदी में दे दे? और नहीं, ऐसा सबसे पहले चालू किया था हम लोग तैयारी ना, तो ऐसा बात हुआ था कि वो बोलता था अरे यार तू इंग्लिश में क्यों दे रहा है, तो इंग्लिश में कैसे देगा? तो फिर बोला मेरा तो तैयारी उसी में हो गया यार, मैं तो इंग्लिश में ही दूंगा। बोलता है ठीक है तू इंग्लिश में दे, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो हिंदी में दूंगा। उसका यही स्टेटमेंट रहता था। वो कभी ये नहीं बोलता था कि तू मत कर, या कि तू हिंदी में कर, या तू ऐसा करेगा तो अच्छा होगा। वो ऐसा नहीं बोलता था। वो ठीक है मैं तो हिंदी में दे रहा हूँ, तो इंग्लिश में दे, पढ़ना तो वही है। यही चलता था बस बात हम लोग का। और लगभग उसके सारे नोट्स मैंने पढ़े हैं, सारे नोट्स उसके पढ़े हैं, क्योंकि उनके कोचिंग में नोट्स बहुत अच्छे बनवाते हैं। जो यहाँ पर मैं नाम ले लेते हैं, कोई बात नहीं उसमें। टूटेजा जो कोचिंग वाले हैं ना, उनका नोट्स बहुत सही होता है, बहुत अच्छा होता है। नोट्स उनके इतने अच्छे होते हैं, इतने प्रिसाइज होते हैं कि वो आप पढ़ के ही आप मतलब क्रैक कर सकते हैं। तो ये मुझे भी पता चला था, लेकिन था पूरा हिंदी में। फिर भी मैं उसको पढ़ा, मैं उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उसके अलावा नेट से जो मिलता था, नेट से लिखता था, हर जगह से लिखता था। तो ऐसे करके वो तैयारी आगे बढ़ी थी। मुझे ऐसा लगता है ना आपके लाइफ में ना आपके दोस्तों का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। क्यों बताओ, कई लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि ना कौन सी दोस्ती सही है, कैसे जज करना चाहिए लोगों को। और कुछ लोग रहते हैं ना कि खासकर मेंशन करना चाहूँगा, इंजीनियरिंग एक ऐसा जगह है ना जहाँ पर आपको ये पहले से ही रहता है कि यहाँ पर जो है आपको मस्ती करनी है ना। शुरू से एक बात रहता है, क्योंकि हम लोग हैं इंजीनियर्स, हम लोग जानते हैं इस बात को। हॉस्टल में रहो, मस्ती है, इतनी सारी मूवीज़ बनती हैं, आप उससे इंस्पायर होते हो और देखते हो कि यार यहाँ तो मस्ती होती है करके। तो आप मुझे ये बताइए कि इस मस्ती के बीच में आपने कैसे इस चीज़ को चूज़ किया, और दोस्तों का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, और कैसे सही दोस्त चूज़ करना चाहिए जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करें? अब वैसे मैंने तो सोच के कोई चूज नहीं किया था अपने दोस्तों को। और ये जो मस्ती वाली बात है, मैं भी बताना चाहूंगा कि मैं जब अपने कॉलेज डेज में था, तो मैं कभी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं किया। अच्छा। मैंने कभी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं की। मैं सुबह 9 बजे निकलता था अपने घर से, क्योंकि कोनी जाना होता था मुझे। कोनी में हम लोग का कॉलेज, तो यहाँ से लगभग मेरे घर से लगभग 14-15 किलोमीटर पड़ता था। बाइक से निकलता था 9 साढ़े 9 बजे, और वो रात में 8 बजे वापस आते थे, घूम घाम के, खेल के, पूरा हर चीज किया है। मतलब घूमते थे, कॉलेज अटेंड करते थे, बंक मारते थे, मूवी जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, सब किए। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज में मस्ती नहीं करना चाहिए, कॉलेज में मस्ती तो करनी चाहिए, वही एक टाइम है मस्ती करने का। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस मस्ती को आप रोल ओवर करके अपने आगे की लाइफ में भी ले आए। कॉलेज तक सब सही है, लेकिन कॉलेज के आगे आपको सीरियस होना पड़ेगा आगे जाने के लिए। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती में मैंने ऐसे कभी चूज तो किया नहीं। अब जैसे कॉलेज में नीतीश मेरा दोस्त था पहले से, तो वो तो था ही वहाँ पे। और जैसे क्लास के जो दोस्त थे, वो तो मेरी दोस्ती एक्चुअल में सभी लोगों से होती थी, सभी से। मतलब मैं सबसे बात करता था। मेरे क्लास में लगभग 60 लोग थे, 60 के 60 से मैं बात करता था। अच्छा। हर समय मस्ती मजाक, हर समय इधर उधर सब करते रहते थे। ट्रांजिशन कैसे आया आपने, मतलब ऐसा कैसे वो हो गया कि आप फिर? नहीं, यही मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। जब कॉलेज में भी ऐसा था कि मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में, जब मुझे इंग्लिश की दिक्कत हो रही थी, फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत दिक्कत होती है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स रहते हैं को इंग्लिश में स्विच करने में बहुत दिक्कत होती है।
तो फर्स्ट सेम में जब मैं गया था तो पढ़ाई तो चालू कर दी थी मैंने, और मैं क्या है स्कूल टाइम से ही थोड़ा अच्छा परसेंट आता था, तो घर वालों का भी प्रेशर था कि नहीं तुमको परसेंट तो लाने अच्छे। तो पढ़ाई तो अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं इतना पढ़ने के बाद भी मैं 67% ला पाया, और मेरे बाकी दोस्त जो थे वो कम पढ़ के भी अच्छा परसेंट ले आए। तो ये बात मेरे को लगी कि इतना कि ये कैसे हो गया, मैं भी तो अच्छा पढ़ता हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। फिर सेकंड सेम का बात हुआ तो सेकंड सेम में भी पीछे था, तब मैं ठान लिया कि मैं अब तो अच्छे से पढ़ना ही, कैसे भी करके पढ़ना है, कुछ भी करके पढ़ना है। तो वो जो फेज था ना, उसमें 2-4 दोस्तों ने मतलब मदद की कि नहीं तू पढ़ सकता है यार, तू ले आएगा, यही बोलते थे बस। तो वैसे बोलने के कारण ही थर्ड सेम में मेरा 80% आ गया, फिर फोर्थ सेम में 81 आ गया, फिर फिफ्थ सेम में फिर थोड़ा कम हुआ, सिक्स सेम में फिर आगे आ गया। तो मैं फिर क्लास के टॉपर्स में रहने लगा। और ऐसा नहीं कि मैं पूरा 24 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ मैं मस्ती करता था, बस एग्जाम टाइम पढ़ लेता था, लिख के आ जाता था इंक शीट के उसमें मतलब पेपर में इंक छिड़क के आ जाता था, नंबर आ जाता था। तो इससे मतलब दोस्ती अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए पहली बात दोस्ती में। और दोस्ती ऐसा नहीं कि आप अच्छे लोगों से दोस्ती करते हैं, दोस्ती आप सभी से करते हैं, लेकिन उनको अच्छा बनाना है आपकी जिम्मेदारी है, एक दूसरे को इम्प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, जैसे मेरे अगर वो 2 दोस्त, वो 3 दोस्त अगर मुझे नहीं बोला होते, उस दिन नहीं बोले होते कि तू नॉन टेक में जाना, तो चल कोचिंग लेके जाते हैं, तो शायद मैं अभी यहाँ नहीं होता। तो ये होता है कि एक इंस्टिंक्ट होता है, और दूसरों को अच्छा बनाने का एक वो होना चाहिए। आप अच्छे लोगों से दोस्ती नहीं कर सकते, आप चुन नहीं सकते लोगों को अच्छे हैं कि नहीं, लेकिन दोस्ती करके एक अच्छा एटमॉस्फेयर जरूर बना सकते हैं। तो ये मेरे पूरे कॉलेज लाइफ में, पूरे प्रिपरेशन की लाइफ में सब जगह यही हुआ कि मेरे जो दोस्त बने वो सब अच्छे ही थे, अच्छे नहीं थे, अच्छे बन गए सब, दोस्ती अच्छी, एक ग्रुप बना, हम लोग मतलब अच्छे से घूमते भी फिरते थे, और कई लोग नशा भी करते थे, कई लोग नहीं करते थे, जैसे मैं नहीं करने वालों में से था, लेकिन कभी उनको उस चीज़ के लिए मैंने मना नहीं किया, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। तो उसको अडॉप्ट करना अलग बात है, उनके साथ रहना अलग बात है। मैं उनके साथ ही रहा जो नशे में रहते थे हमेशा, कई लोग ऐसे थे मेरे मोहल्ले में, मैं जहाँ रहता हूँ, जिस ग्रुप मतलब गली में रहता हूँ मैं, वहाँ भी नशे का बहुत वो है, चलन है, लेकिन मैं कभी नहीं आया, मैं तो आज तक नहीं किया। तो ये अपने ऊपर होता है कि आप क्या ले रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, और कैसी दोस्ती आप बनाना चाहते हैं। कमल के जैसे ना, हाँ वो आपके ऊपर है, आप जैसे में रहते हुए भी अपने आप को। तो दोस्ती ऐसी नहीं है कि आप अच्छी दोस्ती करेंगे, दोस्ती हो जाती है, लेकिन अच्छा एटमॉस्फेयर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। यही मुझे ना बेस्ट पार्ट लगता है इंटरव्यू में ना, कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, और आप एक पर्सपेक्टिव चेंज करते हो हमारे ऑडियंस का और खुद का, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अब इससे थोड़ा सा बाहर आते हैं, आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी हायरार्की रहती है। पहले तो ये बताइए कि आप एज अ जनपद सीईओ क्या क्या करते हैं। क्या है ना, यहाँ पर सबको पहले से पता रहता है कि डीसी में ये होता है और डीएसपी में रहता है ऊपर का, क्योंकि पहले से एक परसेप्शन रहता है कि आप जा रहे हो सीजीपीएससी की तैयारी करने तो डीसी बनना है या डीएसपी बनना है, यही। तो आप ये बताइए कि एज अ सीईओ जनपद आप क्या करते हैं, आपका क्या जॉब रहता है, आपको क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपको क्या चीज़ें करना रहता है, ये बताइए। मेनली काम हम लोग का ये होता है कि जो भी ग्राम पंचायत लेवल पे जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चलती हैं, वो सारे हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सुराजी ग्राम स्कीम चल रही, नरवा गरवा गुरवा बारी, तो उसके अंतर्गत हम गौठान बनवा रहे हैं। तो गौठान बनाने की जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम हर गांव में गौठान बनाएं, वहाँ गौठान प्रबंधन समिति बनाएं, और वहाँ पर हम गौठान का जो चलन है वो चालू करें कि गायों को वहाँ रखा जाए, उनसे सेफ्टी हो, ये सब काम। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे लगभग 70 स्कीम होते हैं जो सेंट्रल और स्टेट के हैं, वो सब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं वहाँ बैठ के। तो एक्चुअल में हमारी जो जनपद के जो सीईओ का काम है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम है, वहाँ जाके आपको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। और इसमें डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग भी होती है। पब्लिक डीलिंग में जैसे मेन जो वर्क होता है जनपद सीईओ का, वो होता है डेवलपमेंटल वर्क्स को आगे बढ़ाना। उसके साथ साथ जो गांव में ग्राम पंचायतों में जो भी काम चलते हैं वो सारा हमको मॉनिटर करना होता है। जैसे कि आप बेसिक लेवल पे जाएंगे तो जो राशन कार्ड बनते हैं उनका जो रिकमेंडेशन है वो हम करते हैं कि इस आदमी का राशन कार्ड बनना चाहिए। वो रिकमेंडेशन से फूड ऑफिसर जो है जिले में, वो उसको राशन कार्ड जो है मतलब जारी करता है बना के, फिर हमारे सिग्नेचर से, जनपद सीईओ के सिग्नेचर से ही राशन कार्ड जारी होता है। तो जब तक हम सिग्नेचर नहीं करेंगे ऑथेंटिकेट नहीं होगा कि वो उसी व्यक्ति को मिला है और उस व्यक्ति का राशन कार्ड है। तो ये एक एग्जांपल है काम का। वैसे ही पेंशन होता है। एक्चुअल में ये स्कीम, जैसे राशन कार्ड की जो स्कीम है वो फूड डिपार्टमेंट की है, मतलब जो खाद्य विभाग है उसका है, लेकिन जो बेसिक लेवल पे काम करते हैं वो हम करते हैं कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ इसका राशन कार्ड बनना चाहिए, इस व्यक्ति का इस मतलब कैटेगरी में बनेगा। जैसे प्रायोरिटी होता है, अंत्योदय होता है,
जनरल होता है, ये अलग अलग कैटेगरी है राशन कार्ड की। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा कि अंत्योदय में आएगा। आइडेंटिफाई करके हम फूड ऑफिसर को बताते हैं, फूड ऑफिसर उसको जारी करता है, फिर हमारे सिग्नेचर से ही वो निकलता है। वैसे ही जो पेंशन मिलता है, 7 प्रकार के पेंशन चलते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सब जो मिलते हैं गाँव वालों को, तो वो भी एक्चुअल में है समाज कल्याण। समाज कल्याण एक डिपार्टमेंट है, उसकी वो पॉलिसी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमसे ही होती होगी कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को पेंशन मिलना चाहिए, हम उसको रिकमेंड करेंगे, वहाँ से पेंशन आएगा, फिर हमारे पास आएगा, साइन करेंगे तो फिर पेंशन जाना स्टार्ट होता है। तो ये एग्जांपल है काम का कि जो ग्रॉस रूट लेवल पे काम होते हैं गांव में, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं, वो सारा कुछ जनपद सीओ के माध्यम से चलता है। तो आपका नॉर्मली ऑफिस जॉब रहता है कि फील्ड वर्क रहता है? मिक्स है, लेकिन जनरली फील्ड वर्क है ये ज़्यादा। अच्छा। हमको घूम के ये देखना होता है कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है। जैसे आप किसी गाँव में गए, वहाँ का कच्चा सड़क है ना, तो कच्चा सड़क है तो हमारे पास कई तरह की योजनाएं चलती हैं, कई तरह के, जिसमें जैसे एक होता है DMF होता है, एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है, वो जहाँ पर मिनरल्स की खुदाई होती है वहाँ पर वो फंड बनाया गया है, वो कलेक्टर के थ्रू, जो जिला के कलेक्टर होते हैं उनके थ्रू वो संचालित होती है। तो हम उनको ये जाके बताते हैं कि इस गाँव में इस रोड की ज़रूरत है, तो वो उस फंड से वहाँ पर पास करते हैं। एजेंसी होते हैं ग्राम पंचायत, पैसे हमारे थ्रू जाते हैं। हम जैसे हमारे पास 5 लाख की अगर सड़क बननी है तो 5 लाख रुपए हमारे पास आ जाता है, हम उसका 40% रिलीज करते हैं ग्राम पंचायत को, वो पूरा काम करता है, फिर उसके बाद हम उसको सेकंड किस्त देते हैं। तो इसमें काम हमारा ये है कि हम मॉनिटर करें ग्राम पंचायत वो काम कर रही है कि नहीं, और उसकी जो क्वालिटी है, वो काम की क्वालिटी वो हो रही है कि नहीं, ये हमारा काम होता है मॉनिटर करने का। और लास्ट में जैसे हम पेमेंट करते हैं तो हमारा मॉनिटरिंग का काम है कि हमको फील्ड में घूम के देखना होता है कि रोड जो इस जगह से इस पर्टिकुलर जगह तक बननी थी वहां तक बनी कि नहीं, और उस क्वालिटी की बनी कि नहीं। उसके बाद हम रिलीज करते हैं पैसे। तो हम ऊपर ये बताते हैं कि वो जो रोड थी वो बन गई है, उसकी क्वालिटी ठीक है, तो आप सेकंड किस्त हमको दीजिए, सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है हम पंचायत को ट्रांसफर करेंगे, तो वो फिर ट्रांसफर होता है। तो ये एक एग्जांपल है। ऐसे ही कुछ भी जरूरत है गाँव में, जैसे रोड बनता है, नाली बनता है, आपका जैसे तालाब की खुदाई होती है, नरेगा जो इतनी बड़ी स्कीम है जो लोगों को रोजगार देते हैं, मनरेगा जो होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, वो हम इम्प्लीमेंट कराते हैं। हम देखते हैं कि गांव में किसी तालाब की खुदाई होनी है तो उसका हम मस्टरल जारी करते हैं, हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे नीचे पूरे नरेगा का सेटअप होता है, वो उस गाँव में जाके उनको रोजगार देते हैं। गरीबों को, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको 100 दिन का रोजगार देते हैं, वो तालाब खोदते हैं और उनका उसको पेमेंट मिलता है। तो ये जो पब्लिक से रिलेटेड जो काम है, जो उनको रोजगार देना है, या फिर जो भी मतलब जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, वो सारा कुछ हम करते हैं। इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे SHGs होती हैं, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं महिलाओं की, वो हम फॉर्म करते हैं जनपद से। हम फॉर्म करेंगे, हम उनको फंड देंगे, हम उनको काम देंगे, और वो काम करती हैं और वो सेल्फ एम्प्लॉयड होती हैं। तो ये जितने भी डेवलपमेंट के काम चलते हैं, जितने एम्प्लॉयमेंट के काम चलते हैं, सारा कुछ जनपद से होता है। और इसके जो मेन बोल लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, जनपद CEO होते हैं। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, और सही है, एकदम नाम एकदम सही है, CEO, कि आपको एग्जीक्यूट कराना है अपना जितने भी पॉलिसीज़ हैं जी। तो आपके अंडर कितने सारे आते हैं, आप कितना संभालते हैं? एक जनपद CEO कितनी डिपार्टमेंट क्या संभालते हैं? अब लगभग जनपद CEO को ग्राम पंचायत संभालने होते हैं, और एक पूरा ब्लॉक आता है हमारे अंडर, एक पूरा जो डेवलपमेंटल ब्लॉक होता है, विकास खंड, वो हमारे अंडर आता है। पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर जो पंचायत से रिलेटेड जो काम होते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो लगभग ऑन एन एवरेज हर विकास खंड में लगभग 100 ग्राम पंचायत हैं, और मैं जहाँ पर्टिकुलर कसडोल में पोस्टेड हूँ, वहाँ पर 116 ग्राम पंचायत है। बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत हेक्टिक हो जाता है क्या? बहुत ज्यादा काम। हेक्टिक तो है थोड़ा, कि काम बहुत रहता है दिन भर, पर एट द एंड अच्छा भी लगता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा इसमें, कि एक आदमी आया था, वो बहुत गरीब था, वो बहुत परेशान होकर आया मेरे पास, मेरे ऑफिस में घुसने के लिए मेरे प्यून से लड़ने लगा कि मेरे को सर से मिलना है, मेरे को जाना है, लड़ने लगा। मैं बाहर निकला, कौन है, क्यों हल्ला कर रहे हैं आप ऑफिस में? तो बोला सर ये मिलने नहीं दे रहे हैं आपके प्यून। मैं बोला थोड़ा रुक जाइए, काम चल रहा है इसलिए आपको नहीं मिलने दे रहा, फिर आपको बुलाएंगे। तो नहीं सर मेरे को अभी आना है। तो फिर मैं वो काम रोका, मैं उसको बुलवाया, बैठाया, वो एकदम चिल्लाने लगा, आप लोग मेरे को घुमा रहे हैं, मेरा जॉब कार्ड नहीं बना है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर जाऊँगा, मैं कैसे कमाऊँगा, क्या करूँगा? तो मैं वो वाला काम साइड में रोका, पहले उसको पानी पिलाया तो शांत हो, फिर बताया। फिर मैं फ़ोन किया, रोजगार सहायक होते हैं नरेगा को देखने के लिए, हर गांव में एक रोजगार सहायक होते हैं, तो उस रोजगार सहायक को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला क्यों घुमा रहे हो आप, इनका शाम तक बन जाना चाहिए। तो वो मेरे को धमका के गया, शाम तक नहीं बनेगा सर तो मैं कलेक्टर सर के पास जाऊँगा आपकी शिकायत करने। मैं बोला बन जाएगा भाई, बस आराम से रहो करके। तो वो शाम को गया, उसका जॉब कार्ड बना, उसको रोजगार मिला, वो रात को 11:30 बजे मेरे को कॉल किया था
मेरा नंबर लेके गया था, उसके पास फ़ोन नहीं था, रात को 11:30 बजे फ़ोन किया था और धन्यवाद बोल रहा था और मेरे को प्रणाम कर रहा था कि आप बनवा दिए मेरा। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा जो मतलब तरीका है काम करने का, लोग आते हैं आपसे डायरेक्ट जुड़ते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है कई बार। ये तो बहुत कुछ हम लोगों को जानने के लिए मिल गया, पर मुझे क्या जानना है ना, आप इतनी सारी चीज़ें संभालते हैं, तो डेप्यूटी कलेक्टर्स क्या करते हैं और डीएसपी का क्या रोल रहता है? मतलब आप एक बार एक ओवरऑल बताइए ना कि जो मेजर पोस्ट्स हैं उसमें सबका क्या क्या रोल रहता है। तो मैं सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर से शुरू करना चाहूँगा। तो डिप्टी कलेक्टर जो हैं वो एक्चुअल में बेसिकली गवर्नमेंट के एसेट्स हैं। वो ऐसे एसेट्स हैं जिनको गवर्नमेंट कहीं भी फिट कर सकती है। अच्छा। उनको जहाँ जरूरत पड़ती है वो डिप्टी कलेक्टर को लगाते हैं और उनसे वो काम कराते हैं। वो इसीलिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते हैं। डिप्टी कलेक्टर बेसिकली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं और वो काम करते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स में। जैसे उनको कभी कभार जनपद सीओस बनाया जाता है, उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल में होता है, उनको आरटीओ डिपार्टमेंट में भी बैठा दिया जाता है, उनको एसडीएम भी बनाया जाता है, उनको बहुत जगह हर जगह उनको लगा दिया जाता है। जहाँ पर स्टाफ की मतलब उनको अधिकारी की जरूरत होती है गवर्नमेंट को, वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर्स को बैठाया जाता है। तो जो डिप्टी कलेक्टर है वो बहुत डायनेमिक पोस्ट है और बहुत अच्छा पोस्ट है और इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें प्रमोशन चलना बहुत अच्छा है। डिप्टी कलेक्टर्स में वो आईएएस अवार्ड होते हैं, आईएएस बनते हैं, आईएएस बन के वो कलेक्टर भी बनते हैं, जिला पंचायत सीओ भी बनते हैं। तो जो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है बहुत अच्छा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और वो हाईएस्ट पोस्ट भी है सीजीपीएससी का, इसलिए पॉपुलर तो होना लाजमी है उसका। और उसके बाद जो सारे पोस्ट है वो फिर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक है। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में है, ये किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं काम करने। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ना सबको ऐसा लगता है ना कि अब हमारा भाई बन गया है डिप्टी कलेक्टर, अब ये बनेगा एसडीएम, ऐसा करके पहले से सबके नहीं, सिर्फ एसडीएम नहीं बनते वो। हाँ। उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे उनको अगर रेवेन्यू में भेज दिया जाता है तो तहसीलदार बन जाते हैं। अच्छा। उनको अगर पंचायत विभाग में भेजते हैं तो जनपद सीओ बन जाते हैं। उनको अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भेजते हैं तो एसडीएम बन जाते हैं और उसके अलावा अगर उनको आरटीओ डिपार्टमेंट में भेजते हैं तो आरटीओ के अधिकारी बन जाते हैं। तो उनके पास बहुत सारा स्कोप है कि वो कहीं भी जाके वो काम कर सकते हैं, इसलिए उनको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। वो हर काम करते हैं। बहुत अच्छा, इसलिए वो बहुत डायनेमिक पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है वो, इसलिए सबको उसका क्रेज होता है। और जैसे जनपद सीईओ है तो उनका फिक्स है कि हाँ, फिक्स हमारा डिपार्टमेंट है कि हम पंचायत डिपार्टमेंट में ही काम करेंगे। जैसे कोई डीएसपी है तो वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करेगा, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता। मैं दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता, लेकिन जो डीसी है वो सारे डिपार्टमेंट्स में आ सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा। तो इसलिए वो बहुत अच्छा पोस्ट है। तो मुझे ये पता चला है कि आपने अपने डैप फॉर्म में, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में डीएसपी भरा ही नहीं था, तो इसका क्या रीजन था? आप मुझे बताइए आपके पर्सपेक्टिव से कि डीएसपी क्या पोस्ट रहती है, वहाँ पे क्या जिम्मेदारियाँ रहती हैं, आपको ऐसा क्या लगा कि उसमें आप नहीं फॉर्म फिल किया? अब इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर जो सबसे हेक्टिक और सबसे जिम्मेदारी वाला जो पोस्ट है वो डीएसपी का पोस्ट है। वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति वही होता है, डीएसपी। और जो सबसे ज़्यादा इंगेज होते हैं पब्लिक से डीलिंग में, वो चाहे फिर उनकी ड्यूटीज़ में हो, उनको प्रोटोकॉल देखना होता है, उनको बहुत सारे काम होते हैं और वो 24 घंटे का जॉब है डीएसपी का जो जॉब है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं रात में 12 बजे ड्यूटी पे नहीं जाऊँगा या रात में 4 बजे कुछ हो गया तो मैं नहीं जाऊँगा। आपको जाना है, आपकी जिम्मेदारी है वो। तो वो पावरफुल पोस्ट भी है लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाली पोस्ट वही है। और ऐसा है कि मतलब मेरे नहीं डालने के पीछे 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है, पहला एकदम फॉरमोस्ट रीज़न ये है कि मेरी जो हाइट है वो 168 है एग्जैक्टली, जितनी उसमें डिमांड करते हैं। तो मैं तो पहले सोच रहा था कि यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि कहीं भी होना लाजमी है, ह्यूमन एरर होते हैं। मान लीजिए 167 आ गया, मेरे को बाहर कर दिए तो अच्छा ऐसा होता है। तो ये एक तो पहला मन में डर था, तो ये नहीं डालने का पहला रीज़न था। दूसरा ये था कि मतलब अपना पर्सनल रीज़न है, सबका अलग अलग हो सकता है ये, कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ अपने मदर फादर का, और मुझे अगर बस्तर में भेजते या फिर सुकमा में भेजते तो मेरे मतलब जो फैमिली वाले बहुत डर जाते। तो इस कारण से मैं ये चॉइस नहीं किया। और तीसरा ये भी है कि इसका जॉब प्रोफाइल मेरे नेचर से मैच नहीं करता। मैं क्या थोड़ा फ्रेंडली हूँ, थोड़ा ऐसा नहीं है, वो तो बन जाते हैं वहाँ जाने के बाद। वहाँ ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी होती है उनकी, 2 साल की ट्रेनिंग होती है डीएसपी की, तो उनको सब चीज़ सिखाया जाता है। लेकिन मुझे मेरे नेचर के अकॉर्डिंग नहीं लगा डीएसपी कि मैं अगर डीएसपी बन जाऊँगा तो उतना कड़क हो पाऊँगा, क्योंकि उनको बहुत कड़क होना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें डीएसपी बनने के पीछे। तो मेरे नेचर से मैच नहीं हुआ, इसलिए मैं डीएसपी नहीं डाला था, इसलिए प्रेफर नहीं किया था मैं डीएसपी। और 1-2-3 रीज़न आपको तो बताया, मैं 2-3 रीज़न है, तो उसी तरीके से सोच के फिर मैंने नहीं डाला। वो लास्ट के दिन तक मेरे दिमाग में चल रहा था ये कि मैं डीएसपी डालूं या नहीं। और अगर उस दिन मैं डाल दिया होता तो मैं डीएसपी होता, क्योंकि डीएसपी का जो मतलब मेरा रैंक जो था उसमें मुझे डीएसपी मिल सकता था, आराम से मिल सकता था।
जनरल का पोस्ट मुझे मिल जाता डीएसपी में। लेकिन वही है, वो दिन अलग है। मैं अगर इधर गया होता तो मेरा लाइफ अगर बहुत अलग होता, इधर गया इसलिए मेरा लाइफ बहुत अलग है। तो आपका तो यहाँ पर भी हेक्टिक है, तो कंपेयर कर सकते हैं कौन सा हेक्टिक है, लेकिन उनका पोस्ट एटलीस्ट ये कि रात को सो सकते हो। हाँ ये अब डीएसपी का जॉब जो है वो एक्चुअल में पब्लिक डीलिंग और लॉ एंड ऑर्डर है। और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती होती है। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कहीं मारपीट हो गए, और कुछ भी छोटे से छोटे बात पे भी पुलिस वालों को दिक्कत होता है। तो वो तो डीएसपी को डायरेक्ट तो नहीं इन्वॉल्व होना पड़ता इसमें, वो तो लाइन स्टाफ ही करती है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी उन्हीं की है एट लास्ट। कुछ भी हो रहा है तो जिम्मेदारी उनकी है कि वहाँ ये हो रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि वो 24 घंटे वाला जॉब है पूरा, कि आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आज छुट्टी में हूँ या मैं आज मेरे घर में ये काम है। तो वो थोड़ा मतलब इससे ज़्यादा मतलब हेक्टिक है। जितना जनपद सीओ का हेक्टिक है उससे थोड़ा ज़्यादा। अगर ये 20 है तो वो 25 है, ऐसा है। अच्छा, थोड़ा सा नायब तहसीलदार का भी बताइए, क्योंकि उनका भी कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही है ना, उनका भी 24 घंटे का 7 दिन करना रहता है। तो कुछ पहले उसके बारे में बताइए। हाँ, नायब तहसीलदार का पोस्ट ऐसा है कि उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, मजिस्ट्रियल पावर होते हैं। तो मजिस्ट्रियल पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही आती है। अब जैसे मान लीजिए एक केस से मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक कोई लड़की है, उसने सुसाइड कर लिया। तो जब सुसाइड करते हैं तो सबसे पहले पुलिस वाले पहुंचते हैं, वहाँ के सारे सिचुएशन को देखते हैं, लेकिन वो टच नहीं कर सकते उनको। अच्छा, वहाँ पर जब तक मजिस्ट्रेट नहीं जाएगा, उनके सामने जब तक बयान नहीं होगा, तब तक वो उसको टच नहीं करते हैं। तो मजिस्ट्रेट के सामने उस लाश को उतारा जाता है। तो ये चेक एंड बैलेंसेस बने होते हैं। तो मजिस्ट्रेट मतलब कौन? एंटीज। और जो पुलिस मतलब कौन? डीएसपीज। मतलब आप समझ रहे हैं कि दोनों का जॉब हेक्टिक क्यों होता है। ये इसीलिए हेक्टिक होता है क्योंकि मजिस्ट्रियल पावर के साथ उनको जाना पड़ता है, उनको खड़े होकर देखना पड़ता है कि पुलिस वाले कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि नहीं। चेक एंड बैलेंसेस बने हुए हैं कि पुलिस वाले अपने मन से ही कुछ ना कर ले और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो अपने मन से ही कुछ ना कर ले। तो ये खड़े होते हैं, तब वहाँ पर जाके पंचनामा बनता है कि ये लाश है, इसको उतारा गया है, ये इसी स्थिति में पाया गया। उसमें फिर मजिस्ट्रेट का साइन होता है, तब जाके वो रिपोर्ट बनती है कि यहाँ पर ये सुसाइड हुआ, इसका लाश ऐसे था, तो इसको ऐसे उतारा गया है और यहाँ रखा गया है। वो उतना पंचनामा बनाते हैं। तो इसीलिए नायब तहसीलदार का जो पोस्ट है वो भी हेक्टिक होता है। नायब तहसीलदार को लॉ एंड ऑर्डर के अलावा अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी काम देखना होता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोर्ट होते हैं, तो उसमें सीमांकन, नामांकन, बटांकन, फौती और कुछ बहुत सारे काम होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वो भी करना होता है। उसके साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी देखना होता है उनको। तो इसलिए वो पोस्ट हेक्टिक है बहुत। तो जो 3-4 पोस्ट जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है वो यही है। सबसे पहला डीएसपी, दूसरा एनटी, तीसरा जनपद सीओ। ये तीनों बहुत हेक्टिक पोस्ट है। मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते, काम आपको करना ही पड़ेगा। दिन भर में आप मान लीजिए कि आपको 10 घंटे तो मिनिमम काम करने हैं। सुबह आप 10 बजे जाएंगे तो 6 बजे 8 बजे तक आपको कभी कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। तो वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ना आप कुछ लोग तो डर गए होंगे इतना सारा काम है करके। तो अब आप ये बताइए कि ना क्या पर्क्स रहते हैं, क्या फायदे रहते हैं? गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, जो भी आपको सोसाइटी में जो चीजें रहती है उसके बारे में बताइए जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया। हाँ, ये तो है। देखो, हर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने पावर आता है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो आप जाके जब बैठेंगे अपने चेयर पे, तो जैसे मान लीजिए कि आप एसडीएम है, या फिर मैं जनपद सीओ से ले लेता हूँ, मैं अपने जनपद सीओ। तो मैं गया वहाँ पे, जब मैं ज्वाइन किया तो एक ऑफिस, एक केबिन है और बहुत बड़ा सा स्टाफ है। लगभग ग्राउंड मतलब ऑफिस स्टाफ में अगर बात करें तो 40 से 50 लोगों की ऑफिस स्टाफ होती है। उसके बाद फिर अगर आउटर का करें तो ऐसे मिला के 200-250-300 लोग रहते हैं नीचे। तो वो काम करते हैं। आपसे बड़े भी रहते हैं। हाँ, बहुत बड़े। ये बहुत अजीब चीज है कि वहाँ जो बहुत बूढ़े रहते हैं, जिनका रिटायरमेंट होने वाला है, तो वहाँ के सर बोलते हैं। तो शुरू में तो अच्छा नहीं लगता। तो ये पर्क्स है कि आप जाके उस ऑफिस के बॉस बनेंगे सीधे। आप उस ऑफिस के बॉस हैं, आपको काम कराना आपकी जिम्मेदारी है। आपको वहाँ जाते ही गाड़ी मिलेगी, गाड़ी के साथ ड्राइवर मिलेगा। अच्छा, इसमें मिलता है। उसके बाद एक बंगलो मिलता है। अच्छा जी, वेरी गुड। जनपद सीओ का अलग से बंगला होता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वही मिले, आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्वार्टर में भी रह सकते हैं। तो उसमें भी ऑफिसर्स वाला क्वार्टर ही मिलेगा आपको, जिसमें मतलब आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ तो अच्छा लगेगा सुन के इनको भी। 3 BHK वो मिलता है, घर मिलता है। और उसके बाद यदि आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में आपके 4-5 प्यून होंगे, वो आपके ऑफिस के बाहर ही बैठेंगे। आप मतलब जब भी रिंग करेंगे, ये बहुत फैसिनेटिंग होता है। मैं जब गया था तो मैं तो फालतू में बजा देता था रिंग जो है। 2-3 बार तो ऐसा भी किया, मेरे को अच्छा लगता था कि रिंग बजाता हूँ, आते थे। तो ये भी एक पर्क है वहाँ जाने का। और उसके बाद फिर आपको ड्राइवर गाड़ी मिलेंगी और पावर मिलेगा। ऑब्वियस है, आप जब एसडीएम सर के पास जाएंगे, एसडीएम सर के पास या फिर कलेक्टर सर के पास, तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आपका काम का क्या स्थिति है।
तो ये जो ग्राउंड स्टाफ है ना, जो फील्ड में काम करते हैं डायरेक्ट, जो SDM हो गए, DSPs, NT और CEO, ये 4 लोग जो है वो डायरेक्ट कलेक्टर के कांटेक्ट में होते हैं। तो जो मेन, मान लीजिए कि अगर कलेक्टर हार्ट है ना, तो जो मेन वेन्स और मान लीजिए आप क्या बोलना चाहिए, धमनी और शीरा जो है ना, वो हम लोग होते हैं, जो एक्चुअल में उनके जो सोच है उसको आगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फील्ड में, कि हम फील्ड में एक्चुअल में हम काम करते हैं, आइडिया कलेक्टर सर का होता है, ऐसा चलता है। अच्छा जी। और जैसे मिनिस्टर्स का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है? मतलब ये एक पार्ट है, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो कई लोगों को ये भी जानना रहता है कि सर थोड़ा सा ये बताइए ना कि मिनिस्टर वाला क्या इफेक्ट रहता है, कितना आप लोगों से बात होता है? आप तो सबको जानते होंगे, आप तो मतलब बघेल जी से मिल लेते होंगे, जोगी जी से मिल लेते होंगे। नहीं, ये एक्चुअल में ये तो हम सब ने पढ़ा हुआ है, जब पढ़ते हैं PSC में, तो सेपरेशन ऑफ पावर होता है और रूल्स एंड रेगुलेशन और चेक्स एंड बैलेंसेस बने होते हैं कि कोई एक काम कर रहा है तो उसके ऊपर कोई चेक करता है, कोई ये काम कर रहा है तो उसके ऊपर कोई और चेक करता है। तो जैसे मैं पूरा ऊपर से बताना चाहूंगा कि जैसे कैबिनेट होती है, तो कैबिनेट जो है वो मंत्री से बनते हैं, मंत्रिमंडल से जो है कैबिनेट बनती है ना। तो जो मंत्री हैं उनके ऊपर कंट्रोल करती है लोकसभा, है ना, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर करते हैं मंत्री कंट्रोल। तो जो भी काम हम कर रहे हैं वो उनके मार्गदर्शन में चलता है। तो जैसे मान लीजिए कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, दोनों को साथ में सामंजस्य बना के चलना पड़ता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सरकार के द्वारा दिए गए काम को सही से कर रहे हैं कि नहीं, और उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाते हैं नेता, जो मंत्रीगण होते हैं और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बनाते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। जैसे मान लीजिए कि कोई सा स्कीम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और किसी 2 बेनिफिशियरी को नहीं मिला, तो 2 बेनिफिशियरी हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे पास आएंगे तो हम तो दुनिया भर का नियम गिना देंगे कि इस नियम के तहत आप बाहर हुए। वो जाएंगे अपने नेता के पास, अपने जो मतलब चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके पास, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तब वो हमको बताएंगे कि यहाँ पर ये वाली चूक हो रही है तो आप इसको क्लियर करिए, तो फिर हम उसको क्लियर करते हैं। तो इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि उनका काम भी हमको करना है, हमारा काम भी वो करते हैं कई बार। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल गौठान से ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम है। तो गौठान के लिए जमीन नहीं मिलती गाँव में। गांव में क्या है, अतिक्रमण बहुत होता है, मतलब वो खाली जमीन में कोई ना कोई बसा होता है, कोई ना कोई रह रहा होता है, तो हमको गौठान के लिए जमीन चाहिए, है ना। तो हर बार डंडा चला के खाली कराना सॉल्यूशन नहीं होता, वो टेम्पररी सॉल्यूशन होता है, बाद में फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो उसमें हम लोग कई बार जो प्रतिनिधि हैं उनकी मदद लेते हैं, उनसे बुलवाते हैं, उनको जाके वो वहाँ पर जाते हैं, वो उनसे लोगों से बात करते हैं और उनको मना लेते हैं, क्योंकि वो उनके प्रतिनिधि तो उनकी बात वो सुनते हैं। उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कई बार गांव में ये वो रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वो हमको हमारे अहित करने के लिए आया, कई बार ऐसा होता है। तो उस चीज़ को वो समझाते हैं कि नहीं, गौठान जो है आप ही लोग के लिए है और आप लोग सब सामंजस्य होकर थोड़ा सा जमीन दे दीजिए। तो उनकी बात को सुनते हैं और हमको गौठान का जमीन मिल जाता है। तो ये वो जो कोऑर्डिनेशन है वो बनाना पड़ता है, और ये कोऑर्डिनेशन के कारण ऐसा लगता है कि वो प्रेशर है, लेकिन प्रेशर नहीं होता एक्चुअल में, वो काम को सही तरीके से करने का वो रास्ता है। जी, बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर दिया आपने कि ना कैसे एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। लोगों को लगता है जो मूवीज़ में एक तो दिखा के रखते हैं ना कि आप कुछ करोगे तो पूरे सब लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, पर ये क्या है कि एक रिलेशन बनाया जाता है कि नहीं चलिए आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करिए, हम भी थोड़ा सा करते हैं, और फिर बीच में एक सोल्यूशन निकालना होता है। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, ये दोनों को साथ में ही चलना है, दोनों साथ में चलते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी साथ में चलते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग होते हैं वो भी साथ में चलते हैं। जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मैं जनपद पंचायत में हूँ, मैं CEO हूँ, मैं वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, लेकिन वहाँ पर जनपद पंचायत अध्यक्ष भी होते हैं, जनपद पंचायत के सदस्य भी होते हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। और चूंकि जनपद पंचायत में सारे फंड आते हैं, सभी स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए सारे फंड जो है जनपद पंचायत में आते हैं, तो वहाँ चेक एंड बैलेंसेस बने हुए हैं कि जो जनप्रतिनिधि वो बताएंगे कि हमको कहाँ पे खर्च करना है, किस किस एरिया में लोगों का डिमांड है, और हम ये बताएंगे कि कहाँ पे हम खर्च कर सकते हैं। जैसे कि 100 रुपये आया तो उसमें से हर जगह 20-20 रुपये खर्च करने का होता है। मान लीजिए 100 रुपये आया और 5 सेक्टर में उसको 20-20 रुपये खर्च करना है, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये लाएंगे कि वहाँ गांव में ज़रूरत क्या है, वो ये बताएंगे हमको कि यहाँ ये ज़रूरत है, यहाँ रोड बनवाना है, यहाँ पानी देना है, यहाँ ये देना है। लेकिन हम उसको ये बताएंगे कि 100 में से 20 रुपये ही आपको रोड में खर्च करने हैं, 20 रुपये आपको पानी में खर्च करने हैं, यहाँ ऐसे खर्च करने हैं। तो ये दोनों का बैलेंस बनता है, तब जाके काम जो है वो नियम से हो पाता है। और अगर ऊपर हो जाएंगे जनप्रतिनिधि तो वो फिर 100 रुपये के पूरे रोड बना देंगे, और कहीं मैं ऊपर हो जाऊंगा तो मैं बिना समस्या देखे कुछ भी बना दूंगा। तो ये एक बैलेंस होता है कि पब्लिक में क्या जो चाहिए उसका और क्या मिल सकता है उसका बैलेंस बनाना पड़ता है वहाँ पे। तो पब्लिक के कामों के लिए रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा ना हम लोग ना पढ़ाई पे वापस आते हैं। मुझे ये बताइए कि
डैफ कैसे भरा जाता है, क्योंकि आप मॉक इंटरव्यूज़ भी ले चुके हैं इंस्टीट्यूट्स में, तो आपने और खुद भी दिलाया है, आपने 2 बार इंटरव्यू दिलाया है, एक बार आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं 115 है ना, और फिर दूसरी बार वो कम हो गया 80 आ गया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब डैफ में क्या भरना चाहिए, और फिर थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना, की क्योंकि अभी लोगों का आने ही वाला इंटरव्यू मेंस वगैरह हो गया है, तो उनके लिए भी थोड़ा क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं डैफ फॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। डैफ तो है, पहले तो एक मोटा सा फॉर्म मिलेगा आपको इंटरव्यू में, आप जब सेलेक्ट होंगे तो आपके लिए बहुत सारे फॉर्म होंगे, लगभग 25-30 पेज के फॉर्म होते हैं। उसमें बहुत सारे डिटेल भरते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारा चीज होता है। वो नहीं जाता लेकिन इंटरव्यू पैनल में सिर्फ 2 पेज का एक डैफ होता है जिसमें आपके बारे में लिखा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वही आता है इंटरव्यू पैनल में। उसमें होता है आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, और आप कहाँ से हैं, आपके कास्ट, कौन से सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं, और आपके जो ग्रेजुएशन स्कूलिंग के जो परसेंटेज है वो होते हैं, और स्ट्रीम्स लिखे होते हैं। और पीछे होता है एक बस हॉबी का सेक्शन, पीछे हॉबी डालना होता है। और एक और सेक्शन होता है जिसमें यदि आप पहले कहीं पे काम कर चुके हैं तो उसका एक्सपीरियंस डालना होता है कि आप यहाँ पे पोस्टेड हैं या यहाँ पे आप काम कर चुके हैं और कितने साल तक काम किए हैं। बस यही उनके पास जाता है इंटरव्यू में। तो जो पहला डिटेल है वो तो भर जाते हैं, सब भर लेते हैं। पहला डिटेल 30 पेज का है, लेकिन उसमें डिटेल सबका सामान नहीं भरता है, फोटो लगेगा, रहने का पूरा डिटेल लगता है, आधार कार्ड, सब चीज़। लेकिन जो दूसरा डिटेल है उसमें जो भरते हैं वो बहुत सोच समझ के भरना होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से होते हैं। अब जैसे इसमें मैं अपना ही एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने गया था तो भी मैंने अपने हॉबी में क्रिकेट डाला था, दूसरी बार इंटरव्यू देने गया तो भी मैंने अपने हॉबी में क्रिकेट डाला था। लेकिन पहली बार जब इंटरव्यू दिया मैंने तो मेरे उसमें क्रिकेट में एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ, एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ क्रिकेट से रिलेटेड। लेकिन जब दूसरी बार मैं इंटरव्यू देने गया तो सारे क्वेश्चन क्रिकेट से हुए। अरे वाह, सारे क्वेश्चन क्रिकेट से हुए, लगभग 90-80% क्वेश्चन क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, ये कौन है, ये क्या है, ये कैसे है। तो ये आपके किस्मत पे भी डिपेंड करता है पहला चीज तो, और आपके ऊपर ये वो भी है, मतलब दबाव भी है कि आपको सोच समझ के डालना है कि आप कौन सी हॉबी डाल रहे हैं जिसपे आप बात कर सकते हैं। अगर नहीं है हॉबी तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बता सकते हैं सर ऐसा मेरा कोई प्रोफेशनल टाइप का हॉबी है ही नहीं कुछ, मैं कभी सब चीज कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा किसी में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं कि मैं उसको हॉबी बता सकूं। तो ऐसा खाली छोड़ सकते हैं? खाली छोड़ सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटर नहीं हो गया कि अगर हम लोग छोड़ ही देते हैं तो उसके ऊपर डिस्कस ही नहीं होगा बात? तो ये इंटरव्यू के पैनल पे भी डिपेंड करता है ना कि वो उसको किस तरीके से परस्यू करते हैं। वो कई बार वो उसको रॉन्ग में भी ले लेते हैं कि आप यार सिर्फ पढ़ाई के जीवन में और कुछ किए नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं, इनको पता है कि मेरे पास हॉबी नहीं है और ये क्लियर है कि इनकी हॉबी नहीं है। तो ये कभी कभी पॉजिटिव भी चला जाता है, कभी कभी नेगेटिव भी चला जाता है। तो मेरे ख्याल से मतलब हॉबी जो है वो सोच समझ के डालना चाहिए आपको एकदम, कि आप जिस पे बात कर सकें और आपकी तैयारी अच्छी हो। और हॉबी को बनाया नहीं जा सकता मेरे ख्याल से तो, क्योंकि बात करके उनको भी समझ में आ जाता है कि किसकी हॉबी है किसकी नहीं है। वो इतने साल से इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो मेरे हिसाब से मतलब मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लगता है कि जो आदमी तैयारी कर रहा है ना उसको एक हॉबी भी डेवलप करना चाहिए अपना हमेशा से। मतलब अब मुझे लगता है, पहले तो मैंने भी नहीं किया, लेकिन अब आने के बाद एक्सपीरियंस ये बता रहा हूँ कि एक छोटा मोटा हॉबी होना चाहिए, कुछ आप करो जिसको आप जाके बता सको, एक मतलब होना चाहिए हॉबी। और उसके अलावा डे फॉर्म से किससे बात होती है, तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आप इंजीनियरिंग से आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे गए, क्यों गए और क्यों आना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन एकदम जनरल है, वो सबसे होता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि मुझे सर्विस में जाना है, मैं सेवा करूंगा, ये वो सबको पता है वो क्या करते हैं वहां जाके। वो 5 लोग जो बैठे हैं वो 50-50 साल 40-40 साल के सर्विस दे के आ चुके हैं, वहाँ बैठे हैं जो इंटरव्यू लेने। अब उनको आप समझाओगे कि मैं सर्विस में जाना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो वो मतलब बोलेंगे कुछ नहीं आपको, लेकिन सरासर आपका नंबर काट देंगे। तो आप जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको लगती है वो बताइए, आप एकदम ऑनेस्ट रहिए, जो बोलना है वो बोल दीजिए, और जो नहीं बोलना है वो मतलब थोड़ा सोच के कि आप जिस चीज में क्लियर है वही बोलिए वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप जाके वहाँ पे कहानी बना रहे हो, कहानी बनाते तो उनको भी पता है, वो भी कहानी में बड़े मजे लेते हैं फिर कहानी में वो भी, और वो ये नहीं बताएंगे कि आपका मतलब आपसे वो खुश नहीं है। उनको आपको देख कैसा लगेगा, वो बहुत खुश है, लेकिन जाते ही आपका नंबर डुबा देते हैं, कट जाएगा। मुझे ना 2 क्वेश्चन पूछना है आपसे। एक तो आपका 10th-12th कॉलेज कितना इफेक्ट करता है मार्क्स के बेस पे, अगर मेरा अच्छा नहीं है या कोई नहीं उतना किया था उस समय पे। दूसरा है कि अगर बहुत लंबा गैप हो गया है, 3-4-5 साल हो गए और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो उन चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आते हैं तो कैसे टैकल करना है उसको? तो पहले तो वो 10th-12th वाली बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक भी ऐसा कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है जिससे आपको बाहर किया जा सके। आप 10th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, कॉलेज में मिनिमम परसेंटेज से पास होने चाहिए, बस। और कुछ नहीं बोलते आपको, सिर्फ वो ग्रेजुएट पूछते हैं, वो ये नहीं पूछते कि आप टॉपर हो गए, आप
नीचे, और वो परसेंटेज भी नहीं देखते। परसेंटेज उन्हीं का देखते जिनका अच्छा परसेंट होता है। अच्छा। जैसे मेरा अच्छा परसेंट था, 76-77% था। तो उससे पूछे कि आप तो यार ऑनर्स में आप इंजीनियरिंग किए हैं और यहाँ आके आप झूठ बोल रहे हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आपको आना है। हाँ। आप इस टाइप का हम लोग को झूठ नहीं बोल सकते। तो बोला सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और वो भी मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ सर कि मैं जब गेट का एग्जाम दिलाया था तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरे को टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस लिख के आता था और आ जाते थे नंबर। तो इस टाइप का आप कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस टाइप का होता है। और लेकिन वो 10th 12th कॉलेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप 90% भी लेके आएंगे ना तो भी वो 1 इंच आगे नहीं जाएगा आपका नंबर, और अगर आप 40% भी लाए ना तो आपका 1 इंच पीछे नहीं जाएगा नंबर। ये है इंटरव्यू में सिर्फ आपका पर्सनालिटी चेक करेंगे, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उसको ज़्यादा अच्छा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर जो है वो आपके पर्सनालिटी के बेस पे ही मिलेंगे आपको वहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा था, सॉरी मैं भूल गया, वर्क एक्सपीरियंस अगर नहीं है, मतलब बहुत साल हो जाते हैं ना कई लोगों को, गैप हो जाते हैं जिनको बनाते हैं ना, तो उसमें हैंडल करने का तरीका यही है कि मैं पूछा जाता है। हाँ पूछ लेते हैं, बिल्कुल पूछ लेते हैं। कोई 2 साल से खाली बैठा है तो आपको नहीं लगा, उनसे ये पूछा जाता है सीधे सीधे कि आपको नहीं लगा कि 2 साल हो गया आप नहीं निकल पा रहे हैं तो मैं दूसरा कुछ कर लूँ। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, पर उसको हैंडल करना होता है, क्योंकि उनको भी प्रैक्टिकल चीज़ें पता होती है, आपको भी प्रैक्टिकल चीज़ें पता होती है ना। तो आप ये सब ना बोल के कि सर मेरे को पता था कि मैं एक दिन कभी ना कभी कामयाब होऊंगा, ऐसा वैसा वाला जो डायलॉग बाजी होता है वो ना करके आप ये बताएंगे कि सर मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड है वो ठीक है और मुझे 2-4 साल और सर्वाइव करने का परमिशन देते हैं, तो मैं सर इसको ट्राई कर रहा हूँ और मेरे को लगता है कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और जैसे 2 साल से आप बैठे थे तो सर बैठा नहीं था, मैं तैयारी कर रहा था। वो 2 बार मेरा, और खुल के बता दीजिए सर 2 बार मेरा प्री नहीं हुआ या 2 बार मेरा मेंस नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं आ पाया। इस बार मेंस हुआ तो मैं इस बार इंटरव्यू में आया। तो आप जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, जितने ईमानदारी से आप जवाब देंगे, उतना अच्छा इंटरव्यू जाता है। वो घुमा नहीं सकते आपको। फिर आप बोलेंगे कि सर मैं जानता था कि मेरा निकल जाएगा, और फिर वो पूछ दिया कि अच्छा इस बार नहीं निकला तो क्या करोगे, तो फिर वहाँ घूम जाओगे। हाँ, तो उससे अच्छा ये है कि सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक है और मेरे को परमिशन देता है कि मैं 2-3 साल और कर सकता हूँ तैयारी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बाद में सोचेंगे। ऐसा मतलब आप एकदम क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे तो आपका इंटरव्यू में अच्छा नंबर आएगा। बहुत अच्छा रहेगा। तो आपने भी मतलब एक बार में जाके दिला दिया था ऐसा कि कहीं कहीं प्रैक्टिस किया था? नहीं, प्रैक्टिस तो किया था मैंने। सबसे पहले प्रैक्टिस में ये नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछेंगे इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं हो सकती। अच्छा। क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनके ऊपर है। वो तो क्या खा के आए ये भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल लिटरली वो पूछ सकते हैं कि आप क्या खा के आए हैं, कहाँ खाए हैं, क्यों वहीं खाए। तो ये सब तो कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वो उनके ऊपर है वो क्या क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपना टेम्परामेंट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत सही। आप वहाँ जाएंगे, आप कैसे बैठेंगे, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने यही प्रैक्टिस किया था कि मैं 3-4 मॉक इंटरव्यू दिया था मैंने, और वहाँ जाके बस बैठने की प्रैक्टिस करता था। और जैसे मैं सूट पहन के गया था तो सूट पहनने की प्रैक्टिस किया था कि मैं सूट पहन के कैसे बैठूंगा तो ऐसे अच्छा लगेगा कि नहीं, और ऐसे बैठूंगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं। तो कई जगह क्या करते हैं, हर चीज़ को ना सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए। तो बैठने पे नहीं होता, आप जिसमें कंफर्टेबल है उस पर बैठिए, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। मैं यही प्रैक्टिस करता था कि मैं जो भी जवाब दूँ उसमें ऐसा लगे कि ये थोड़ा लाइवली जवाब दे रहा है, कि मतलब थोड़ा हंस के जवाब दे रहा है, थोड़ा मतलब काम है कि अगर कुछ गलत क्वेश्चन भी पूछ लिए तो ये थोड़ा हड़बड़ा नहीं रहा है। तो मैं इसी की बस प्रैक्टिस करता था। ऐसे कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। और मॉक इंटरव्यूज़ में जाके आप बैठेंगे कैसे, आप जैसे ऐसे बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बैठे हैं हम लोग, तो ये आप नॉर्मल वहाँ भी बैठ सकते हैं। अच्छा। तो वो नॉर्मल जितना रहेंगे आप, जितना आप आर्टिफिशियल नहीं बनाएंगे अपने आप को ना, उतना अच्छा इंटरव्यू जाता है। तो जैसे है वैसे ही बैठ जाइए और थोड़ा हंस के बोलने की कोशिश कीजिए, फिर सब अच्छा है। नहीं जानते तो नहीं जानते। मेरे से एक क्वेश्चन हुआ था इंटरव्यू में 2019 में कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं। और कोई भी अगर पीएससी की तैयारी करे तो उसको सबसे पहले यही क्वेश्चन पता होता है, और मैं वो नहीं बता पाया वहाँ। मैं एक बार कोशिश किया, नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। तो यार तुमको पता है, तुम बता नहीं पा रहे हो। मैं बोला, फिर दूसरी बार कोशिश किया तो फिर भी अरे यार नहीं, तुम सही, ये सब नहीं है, सही बताओ। तो सर नहीं पता मुझे, ऐसे बोला। तो फिर बोलते हैं यार इतना करने के बाद तुम इसके ये नहीं पता। नहीं सर पता तो था, लेकिन यहाँ थोड़ा भूल गया मैं, बस इतना ही बोला, फिर कुछ नहीं बोला और हंस के बोला। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आप उस सिचुएशन में कैसे बैठ के आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बहुत मैटर करता है कि आप मतलब उस समय पे क्या रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत मैटर करता है। तो 3 बार पूछे और मुझे भी ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन तो हमेशा से पता था, मेरे को पता होना चाहिए, पर वहाँ पर क्लिक नहीं किया, मेरे दिमाग में आया ही नहीं आंसर मेरे दिमाग में, और मैं दे ही नहीं पाया उसका जवाब। और एक बार ऐसा हुआ कि मुझसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिफिकेशन कितने % है। मैं बोला 100% है। 100% है ऐसा बोले एकदम चमक के। बोला यस सर। पक्का? बोले यस सर है 100%। तो
तुमको पता है किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन 100%? तो मैंने बोला इलेक्ट्रिफिकेशन 100% सर, सब गांव में बिजली पहुंचना। तो फिर खूब मैं नहीं पता, मैं मेरे से पूछा स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन। मैं बोला सर मुझे इसके बारे में स्पेसिफिक नहीं पता। तो फिर खुद ही बताने लगे वो। लेकिन वो ऐसा करते हैं कि हाँ ये सही है, तुम सही बोल रहे हो, तो वो चेक करते हैं कि आपको आप जो बोल रहे हो कंफर्म हो कि नहीं करके। तो इस तरीके का चलता है हमारा इंटरव्यू। और इस मतलब वे में अगर आप जाएंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मतलब एक आइडियल जो एस्पिरेंट रहता है उसको क्या पहन के जाना चाहिए, किस टाइप का अटायर रखना चाहिए? क्योंकि आप वो पर्सन है जिसने थोड़ा सा ब्रेक किया वो जो एक रूटीन जो एक फॉलो करता है एक एस्पिरेंट जो इंटरव्यू देने के लिए जाता है शर्ट पैंट पहन के। आप पूरा कोट और डाल के टाई वाई करके गए थे, ये आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला और क्या इसका कुछ फ़ायदा होता है? क्या पहन के आइडियली जाना चाहिए आपके हिसाब से, ये बताइए। ऐसा आइडियल कोई ड्रेस कोड तो नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा से ये सोच था कि मैं कभी ना कभी सूट पहन के जाऊंगा। और पहला इंटरव्यू था तो मैं तो सोचा था कि अब तो जाएंगे ऐसे ही जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा वहाँ। कोई पहनता नहीं था, जनरली नहीं पहनते एक दो लोग, लेकिन जनरली कोई नहीं पहनता है। तो मैं सोचा नहीं जाऊंगा तो मैं यही पहन के और देखते हैं क्या होता है, अब अंदर में देखेंगे, अगर ठीक नहीं हो तो अगली बार नहीं जाएंगे पहन के, ऐसा सोचे थे। तो ऐसे गया और उससे क्या होता है ना कि वो कई बार आपके नेगेटिव भी जा सकता है और कई बार पॉजिटिव भी जा सकता है आपका अटायर। जैसे आप अगर उस कॉन्फिडेंस लेवल को मैच नहीं कर पा रहे हैं जिस अटायर में आप गए हैं, तो वो नेगेटिव चला जाता है। जैसे आप सूट पहन के गए और आप बोल ही नहीं पा रहे हैं तो ये बहुत नेगेटिव जाएगा। लेकिन आप शर्ट पैंट पहन के गए और नहीं बोल पा रहे हैं तो वो भी समझते हैं कि बहुत बैकवर्ड जगह से आया है, तो इसको थोड़ा दिक्कत है ना। कि मतलब आप मान लीजिए कि आप दंतेवाड़ा से गए हैं या आप जगदलपुर से हैं, वहाँ उतना मतलब आपको एक्सपोजर नहीं मिलता कि आप लोगों से बात करें और आपको बात करने का तरीका नहीं आता, और आप सूट पहन के चले गए टाई मार के, तो क्या होगा वो पहले से सोच लेंगे, जो मतलब जो बैठेंगे सामने वो इतने ऊपर रखेंगे आपके बेंचमार्क को और वो वहाँ से जज करेंगे। लेकिन आप वहाँ से जितना नीचे जाएंगे वो उतना कम नंबर आएगा, लेकिन आप उससे अगर ऊपर गए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का नहीं है और आपको बात करने का तरीका नहीं है, मतलब अच्छे से आप नहीं रिप्रेजेंट कर पाते अपने आप को, तो आपको नीचे से ही बेंचमार्क सेट करना चाहिए अपना। आप अगर बोल नहीं पाते तो आप शर्ट पैंट में जाइए, आपको वो एकदम एंटरटेन करेंगे, वो बिल्कुल आपको गलत नहीं करेंगे आपके साथ, आपको नंबर उसी लेवल पे देंगे, लेकिन उनका बेंचमार्क यहाँ सेट रहेगा। लेकिन आप सूट पहन के जाते हैं तो पहले से बेंचमार्क यहाँ सेट करके जा रहे हैं, अब आपको उसके ऊपर लेके जाना है, आपको नंबर चाहिए तो उसके नीचे लाओगे तो नंबर कटेगा। तो ऐसा जो कपड़ा है वो अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से चेक करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सूट पहन के जाओ या शर्ट पैंट पहन के ही जाओ, तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपने इतने सारे पहले तो दिए हैं आपने 2 इंटरव्यूज, फिर उसके बाद आपने लिया भी, आप मतलब पैनलिस्ट रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आप एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को कैसे जज करते हैं कि ये सही कर रहा है कि नहीं, इसको क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए? आप अपने फेलो बेंच मेंबर्स के साथ भी बैठे हैं, वो किन टाइप के मतलब एक जो तैयारी कर रहा है उसको एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आप लोग बोलते हैं ठीक है ये चेंज कर लेना, इसको बदल देना और इस तरीके से आंसर देना, इस टोन में बोलना, ज़्यादा मुस्कुराना नहीं, कम मुस्कुराना नहीं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं? मैं तो मतलब मैं पर्सनली अगर बताऊं तो इसमें जनरली मैं ये देखता था एक एस्पिरेंट में जो आते थे उनमें कि कोई चीज़ उभर के ना दिखे मुझे। अगर उनके गेटअप में देखा जाए तो कई बार क्या होता है, शर्ट आप अच्छा पहने हैं, टाई बहुत भड़कीला लगा लिया कि उसी में ही नजर जा रहा है, या कई लोग क्या होता है रिंग पहने होते हैं यहाँ उंगली में, तो ऐसे रखे हैं तो वो चमक रहा है। तो ये सब चीज़ ना मतलब क्या बोला जाए डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे जूते अगर अच्छे नहीं पहने हैं, जूते में अगर एक छोटा सा दाग पड़ गया है मान लीजिए, तो उसी में ध्यान जाता है पहला। तो ये सब चीज़ मैं पहले तो अपीयरेंस में जज करता था, और उसके बाद फिर ना मैं जज करने के लिए मतलब स्टूडेंट को मैं रैपिड फायर करता था, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब मैं ये देखता था कि वो सही को सही बता रहा है कि गलत को भी सही बता दे रहा है, मतलब उसके हिसाब से क्या है, उनको क्या लगता है सामने वाले को। मतलब मैं भी यही सोचता हूँ जैसा एस्पिरेंट कि सामने वाला जो बैठा तो 40 साल पहले पढ़ा, उसको कितना याद होगा। लेकिन कई तो चीज़ ऐसा होता है जो सामने वाले को याद रहता है, जो पूछता है उसको। तो मेरे को भी जो याद आता था मैं उसमें रैपिड फायर करता था, तो कई बार गलत को भी फट से बोल देते थे। तो फिर मैं इसमें जज करता था कि ये बार बार में क्या है, ये कुछ भी बोल जाता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि सर नहीं पता करके रुक जाते हैं, सर ये भी नहीं पता, सर ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो वो ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है एज कम्पेयर टू ऐसे कि सब में कुछ भी ब्लफ मार दे। सब में ब्लफ नहीं, मतलब अगर 10 क्वेश्चन मैंने पूछे और कहीं उसने 7 सही जवाब दिया, 3 ब्लफ मारे, और कोई 10 क्वेश्चन पूछा और उसने सिर्फ 1 जवाब दिया और 9 को नहीं पता बोलेंगे, तो मेरे लिए वो 1 क्वेश्चन वाला ज़्यादा सही अच्छा बच्चा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या पता और क्या नहीं पता है। और जो दूसरे मेंबर्स सर यही आपको आपके रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई करना है। हाँ। यही एज ए ऑफिसर भी आप करोगे कि आपसे कोई अगर कुछ डायरेक्टली पूछ रहा है, हाँ। आपको नहीं पता और उस समय आप ब्लफ मार दिए, हाँ। है ना, तो आपका कितना रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा। एक मतलब वो एक नॉर्मल सा एक आदमी है आपके सामने, वो पूछ रहा है साहब इसका क्या करेंगे, इसका क्या होगा, ये स्कीम का क्या है, कुछ भी अगर आपसे पूछ रहे और आपको पता नहीं है तो आप सीधा बोल सकते हैं ना उस समय भी। तो यही है रियलिटी में पर्सनैलिटी जो आपका टेस्ट होता है, ये
इसी पॉइंट से शुरू होता है कि आप फाइनली ऑफिसर बन के जब जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, और यही सब देखते थे, बाकी लोग भी वही देखते थे, थोड़ा नॉलेज डेप्थ चेक कर लेते हैं कि कितना पता है इनको, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या बताते हैं और कैसे बैठते हैं और किस तरीके से बोलते हैं, वो बहुत फर्क पड़ता है। कई लोग चिल्ला के बात करते हैं, कहीं किसी का टोन रहता है कि बहुत ऊंचे बात करते हैं, कई लोगों का टोन होता है कि वो बोलते सही है लेकिन आवाज नहीं निकलता है। तो ये सब चेक करते हैं। बाकी तो इंटरव्यू में कुछ ऐसा नॉलेज चेक तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं बस वही चेक करता हूँ रैपिड फायर में कौन ब्लफ मार रहा है कौन नहीं मार रहा है। और लगभग मतलब 90% लोग यही करते हैं कि कोई अगर गलत बोल रहा है ना तो उसको सही बताएंगे नहीं कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन ध्यान रख लेते हैं कि आप गलत बोल के गए हैं। और वो एक तो चीज़ याद रह जाता है पूरे इंटरव्यू में कि मतलब जैसे कोई आदमी 3 सही जवाब दिया और एक में ब्लफ मार दिया, बोला नहीं सर मैं सही बोल रहा हूँ, तो वो 3 सही याद नहीं रहेगा, जो गलत बोल के गया और मैं सही बोल रहा हूँ बोला वो याद रह जाता है और फिर उसी से मार्किंग होता है। तो ऐसा टाइप का होता है इंटरव्यू में। बढ़िया चीज़ आज स्टूडेंट्स को सीखने के लिए मिल रहा है। तो अब हम लोग वैसे तो इंटरव्यू की बहुत सारी बातें कर ली, पर फिर भी आप ना एक ऊपर से एक ओवरव्यू देंगे क्या कि प्रीलिम्स मेंस कैसे तैयारी करना चाहिए, अभी का सिनेरियो कैसा हो गया है? क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स पे आप ज़्यादा ध्यान देना है करके, तो आपको क्या लगता है? क्या मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नीतीश और आप एक साथ पढ़े हैं तो ऑलमोस्ट सारी स्ट्रैटेजी सेम ही है। हाँ। तो जितने लोगों को भी जानना है प्रीलिम्स मेंस का डिटेल में कैसे तैयारी करना है, वो लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं नीतीश वर्मा का, वो आपको हेल्प कर जाएंगे। बाकी आप ये ओवरऑल एक बताइए कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि कैसे एक एस्पिरेंट को निकालना चाहिए? मेरा तो पर्सपेक्टिव यही है कि मैं सबको यही बोलता हूँ कि मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए। अच्छा। मेंस में जो सब्जेक्ट्स हैं पहले आप उनको कंप्लीट करिए, पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आप प्री में कूदना चाहिए। आपको साथ में कर सकते हैं लेकिन मेंस आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। कि मेंस में जैसे मान लीजिए 21 सब्जेक्ट्स हैं, हमको 21 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 21 को आप पहले तैयार कर लीजिए कि आप एक बार कम से कम गो थ्रू उससे निकल गए हैं। और उसके बाद आप उसमें से चुनिए कि जो प्री में भी कॉमन है मेंस के साथ, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ का जीएस, छत्तीसगढ़ का जो भी आता है, आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन, साइंस का पोर्शन, ये सब क्वेश्चन आते हैं प्री में। तब फिर उसके बाद फिर आप उसमें जाइए और उसके क्वेश्चन लगाइए। तो ये एकदम बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से कि मेंस आपको पहले करना चाहिए। मेंस के साथ साथ आप प्री पढ़िए या फिर मेंस के बाद प्री पढ़िए। प्री आप पहले से पढ़ेंगे तो आप वही पॉलिटी पढ़ेंगे, वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो उस चीज़ को पहले से आप चालू कर दीजिए। और जो जो सब्जेक्ट प्री में नहीं है उसको अलग से टाइम दीजिए। जैसे मान लीजिए फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, ये सब नहीं है प्री में, तो इसको आप साथ में पढ़िए लेकिन उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। और पॉलिटी को तो पॉलिटी जैसा पढ़िए, उसको मेंस के हिसाब से आप प्री के हिसाब से नहीं पढ़ सकता। पॉलिटी को पॉलिटी जैसा पढ़िए, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आप मेंस के सिलेबस से उठा सकते हैं और उस तरीके से आप उस टॉपिक को आप लिख के पढ़िए और उसके बाद उसमें क्वेश्चन लगाइए प्री के। तो इससे क्या होगा ना, आपकी प्री की भी तैयारी हो जाएगी और पॉलिटी की भी तैयारी हो जाएगी मेंस के लिए। तो ऐसे टाइप का पढ़ना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उसको एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। जैसे पेपर 6 हो गया और आपका पेपर 7 हो गया, ये सबको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। सबका अलग अलग शेड्यूल बना के साथ में पढ़ना चाहिए। लेकिन मेंस और प्री में जो फोकस एरिया है ना, जो दोनों में बराबर आते हैं, तो उस सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के जैसा पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप मेंस स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं या प्री स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको डबल मेहनत करना पड़ेगी। पॉलिटी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके क्वेश्चन लगा लीजिए, तो प्री की भी तैयारी हो जाती है, मेंस की भी तैयारी हो जाती है। अच्छा, एक आपसे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे ये बताइए कि एक आइडियल टाइम क्या है कि इतने दिनों में आप प्रिपेयर करके एग्जाम निकाल लेंगे? बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर फिर भी आप मुझे ये बताएंगे क्या कि 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 1.5 साल, 2 साल, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? अब मेरे समय जब मैं अपना बता रहा हूँ तो मेरे को लगभग 1 साल से 1.5 साल के बीच में हो गया था मेरा सिलेक्शन। तो मेरे हिसाब से तो 6 से 8 घंटे की पढ़ाई डेली रेगुलर होना, कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम में आने पे, कि आप कंसिस्टेंट रहे। डेली पढ़ना आपको, चाहे छुट्टी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, बारात हो, दिवाली हो, दशहरा हो। मैं आपको बता रहा हूँ, रक्षाबंधन के दिन मेरी दीदी घर आई हुई थी और मैं सुबह 7 बजे गया था लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, 11 बजे वापस आया, राखी वाखी बंद आया, 3 बजे फिर चला गया लाइब्रेरी। तो आपको इस तरीके का कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। और ये मैं बस नहीं, मेरे साथ वो नीतीश भी तैयारी किया, वो भी वैसे ही किया। और चाहे जितने लोग तैयारी करते हैं, जो बैठते हैं, वो सब यही करते हैं। कोई नहीं मनाते दिवाली, दशहरा या शादी वादी, किसी का नहीं मनाते। घर में कोई फंक्शन हो, ठीक है आप लोग चले जाइए, मैं आज लाइब्रेरी जा रहा हूँ, यही चलता था। तो कंसिस्टेंसी मेन है। और ऐसा कोई हार्ड फास्ट वो तो नहीं है, मतलब ड्यूरेशन की इतने दिन में आपका तैयारी हो जाएगा कंप्लीट है, इतने दिन में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका जो पूरा सिलेबस है और आपकी जो तैयारी हो 1.5 साल में लगभग कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी तैयारी हो गई तो सिलेक्शन बहुत मतलब लक पे भी कई बार डिपेंड करता है। कई बार आपके उस दिन, जैसे मान लीजिए मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उस दिन के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, पहले कुछ हो जाता है, फैमिली मैटर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस दिन दिमाग में खराब रहता है, तो वो मेंस अच्छा नहीं किया तो उससे सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन आपको आता है तो 1.5 साल में आप तैयारी पूरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन 1.5 साल में आप तैयारी पूरी कर सकते हैं लगभग।
और वो वर्थ है, वो वर्थ है। 1.5 साल तो देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो कई लोग शॉर्टकट सोचते हैं कि 1 साल में कैसे हो जाएगा, 1.5 साल में कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक बार तो आपको 1.5 साल का पूरा साइकिल कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आपको अगर मतलब पीएससी निकालनी है तो 1.5 साल से 2 साल, ऐसा नहीं किसी का स्पीड कम होता है किसी के ज़्यादा, 1.5 से 2 साल का एक साइकिल पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा पढ़ के, तब आप सेलेक्ट होंगे। नहीं तो फिर वो दिक्कत होते जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। क्या फिर उसमें आप फंस जाते हो साइकिल में कि प्री का तैयारी किए पहले, मान लीजिए प्री निकल गया, मेंस नहीं निकला, फिर उसी स्थिति में आ गए आप। अरे हाँ, तो ये गड़बड़ होता है। तो इसलिए आपको 1.5 साल का जो साइकिल है पूरा मेंस तैयार करके प्री तैयार करना, इस साइकिल में आपको एक बार तो जाना पड़ेगा, उसको गो थ्रू तो होना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये बोल सकते हैं कि मैं अब रेडी हूँ कि अब मैं दोबारा 6 महीने में तैयार कर सकता हूँ। तो 1.5 साल का एक साइकिल आपको कंप्लीट करना है, 1.5 साल से 2 साल के बीच का। और ये साइकिल अपने अपने स्पीड के ऊपर भी होता है और किस डेप्थ में आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी होता है, लेकिन 1.5 से 2 साल का मिनिमम टाइम आपको देना ही पड़ेगा एग्जाम की तैयारी के लिए। ओके, बहुत सारा हम लोग अब जान लिया ऑलमोस्ट। अब हम लोग एंड पे हैं इस पे। आप मुझे ना एक मोटिवेशनल चीज़ बताइए, एक अपना सीक्रेट बताइए जो आप एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एक कैंडिडेट के अंदर होना चाहिए ताकि वो इस एग्ज़ाम को निकाल सके। इसमें ना सबसे क्लियर ये होना चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, माइंडसेट जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए, वो आपके लिए एकदम क्लियर होना चाहिए। तैयारी कर रहे हैं आप, तो तैयारी में सिर्फ और सिर्फ आपका एक तरफा एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट होना है, बाकी कुछ नहीं पता मेरे को। सेलेक्ट होना है चाहे कैसे भी हो, चाहे मैं इसको कम पढूं, इसको ज़्यादा पढूं, इसको कम पढूं, इसको ज़्यादा पढूं, कुछ भी करूं, चाहे मैं घूमूं चाहे फिरूं, लेकिन मेरे को सिलेक्शन चाहिए। आपका एक ठोना क्लियर होना चाहिए कि नहीं मेरे को सेलेक्ट होना है इस साल नहीं होऊंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी यहाँ हो जाएगी, कि मेरी मतलब मान लीजिए कि मेरे घर वाले ऐसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, सब मतलब हर चीज़ मिला के आपको एक ही ठो करना है कि मेरे को सेलेक्ट होना है, बस मुझे सिलेक्शन चाहिए और मैं उसी के ऊपर काम करूँगा। और वो चाहे कैसे भी मिले, चाहे आपको 10 घंटे पढ़ के मिले, चाहे आपको 2 घंटे पढ़ के मिले, वो मैटर नहीं करता। आप कैसे करेंगे वो नहीं पता, लेकिन एक तो पता होना चाहिए कि इस साल सिलेक्शन चाहिए। ऐसे आप पढ़ेंगे तब तो बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे, एक अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब वही है कि वो मछली की आंख क्लियर रहनी चाहिए आपके पास, दिखना चाहिए कि नहीं यार इस बार सिलेक्शन तो चाहिए, चाहे कैसे भी हो, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। कुछ भी करना पड़े, ये बहुत बड़ा वर्ड है, कुछ भी, क्योंकि कई लोग ऐसा रहता है ना सब कुछ करना चाहते हैं और उसके बाद पेपर भी निकाल देना चाहते हैं। नहीं, मैं ये चीज मानता हूँ कि कई लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, कई लोग 3-4 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं तो दिक्कत होता है, ये एग्जाम भी दे दें वो एग्जाम भी दे दें। नहीं, देना अच्छा है, मैं बिल्कुल उसके लिए मना नहीं करता कि आपको सेकंड ऑप्शन तो होना चाहिए कि आप नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा होता है। लेकिन ना ये बात होनी चाहिए कि आप क्लियर कट एक में डेडिकेट होकर काम करें। मतलब जैसे आप मान लीजिए कि व्यापम के एग्जाम दे भी रहे हैं तो लेकिन उसको पढ़ के नहीं देना, आपको मेहनत उस पर नहीं करनी है, आपको इसी में मेहनत करनी है। वो निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो ये वाला एग्जाम मेन है। एक फोकस होना चाहिए कि इसमें करना है, बाकी देते रहो, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नहीं हुआ तो देखा जाएगा, ऐसा देख लेंगे, कुछ तो निकल जाएगा, इतना तैयारी किया तो। इतना तैयारी किया था, ये सेम चीज नीतीश जी ने भी कहा था, इतना पढ़ लिया ना कि कहीं पढ़ा लेंगे, इतना तो रहेगा ही। बस वही बोल रहे हैं कि आप इतना पढ़ चुके हैं 1.5 साल 2 साल ना कि कुछ तो निकल जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा तो कहीं पढ़ा लोगे, कुछ वो भी नहीं हुआ तो घर वाले इतने सक्षम है कि आपको दुकान खोल के दे देंगे। नहीं तो आपके जो गवर्नमेंट है वो इतना सारा स्कीम निकाल के रखा है, आपको लोन मिल जाएगा, बहुत कुछ है करने को। लेकिन अभी प्रेजेंट में ये है कि मेरे को ये करना है, अगर वो हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखा जाएगा बाद में। ये होना चाहिए। ठीक है, फिर तो बहुत सारा पढ़ाई का बात हो गया है, अब थोड़ा सा फन राउंड होगा। ठीक है, आप स्टूडेंट से रैपिड फायर पूछते हैं, मैं आपसे रैपिड फायर पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिस इज आवर रैपिड फायर राउंड। मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगा, तुरंत पहले जो आपके दिमाग में है वो आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको बोला जाए कि आपको किसी पर्सनालिटी के साथ स्विच करना पड़े, ठीक है, आप उसकी लाइफ जी सकते हैं, तो किसकी लाइफ जीना चाहेंगे? मैं रोहित शर्मा। अच्छा, क्रिकेट। क्यों ऐसा, क्या बहुत अच्छा क्या लगता है? रोहित शर्मा मस्त आदमी, मतलब मेरे हिसाब से एकदम कूल, उसको कोई मतलब नहीं होता दुनिया में क्या चल रहा है, उसको जाना है और वो अगर पहले बॉल में ही छक्का मारने वाला बॉल मिला तो घुमा देता है बैट, वो गया कैच हो गया तो ठीक है, नहीं या तो छक्का हो जाता है। तो ऐसा एकदम मतलब कूल रहना अच्छा लगता है कि वो देखा जाएगा जो होगा बाद में, अभी तो जो करना है ऐसा। तो रोहित शर्मा मेरे को पसंद है, एक तो क्रिकेट पसंद है और रोहित शर्मा फेवरेट प्लेयर भी है, उसका ना जो टेम्परामेंट है, इंटेंट है, मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आपके सामने अलादीन का चिराग हो, घर से आप निकला जीनी और वो बोला कि एक ही विश पूरा करूंगा आपका, ठीक है, तो आप वो बताइए आपको कौन सा विश चाहिए? मैं ये बोलूंगा कि मेरे को हमेशा अपने फैमिली के साथ रख दो।
मैं क्या है, घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा अफेक्शन है कि मैं घर में ही रहूँ, मम्मी पापा के साथ ही रहूँ। तो यही विश करूंगा कि सबका जॉब एक ही जगह हो जाए और सबके सब घर में रहें, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद तीसरा है कि अगर आपको बोला जाए कि आपको टाइम ट्रैवल करने के लिए मिले, कहाँ जाना चाहेंगे? पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे, क्या करेंगे फिर? पास्ट में ही जाएंगे, ऑब्वियस है। स्कूल का दिन बहुत अच्छा था, स्कूल कॉलेज का दिन, कॉलेज का टाइम बहुत अच्छा है भाई। कॉलेज का जो टाइम था, फर्स्ट सेकंड ईयर जो था, वो बहुत अच्छा, मतलब उससे अच्छा जीवन नहीं रहता। मैं हमेशा इस चीज को, जो भी मेरे से पूछते हैं कि कॉलेज टाइम में सर कैसे तैयारी कर, सबसे पहले मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि अभी तो कॉलेज में हो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, बाद में देखना जो करना है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि अभी से अपना लाइफ खराब मत पड़ो, पढ़ाई 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 कर लो, फिर काम काम काम, ये पूरा रोबोटिक वाला काम है। जो एंजॉयमेंट है आपको कॉलेज में ही कर पाएंगे, तो कॉलेज में एंजॉय करना चाहिए, उसके बाद फिर पढ़ाई देखा जाएगा। और ये मेरा भी वही है, नीतीश का भी वही है, जो सेलेक्ट हो गया पहली बार में, और लगभग जितने सेलेक्ट हुए सबका यही मतलब स्टेटमेंट होता है कि वहीं पे जो जीवन है वो अच्छा है, तो उसको जी लो, उसके बाद फिर देखा जाएगा बाद में पढ़ाई जो होगा देखा जाएगा। बहुत सही, थैंक यू सो मच इतने अच्छे आंसर्स देने के लिए। एंड हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, प्लीज एक्सेप्ट करिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सबसे पहले इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो एक तो आपने अपना टाइम दिया और अपने सारे सीक्रेट्स भी बताए, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों की मदद से ऐसे ही हम लोग और भी सेशंस करते रहेंगे। हमारे यहाँ एक छोटी सी प्रथा है कि आप अगले टॉपर को टैग करते हैं, बोलते हैं कि आप भी आके अपना स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर करना, तो कोई खास पर्सन जिनको आप जानते हैं और बोलेंगे कि इन्वाइट कर रहे हैं कि यहाँ आए। मैं तो इनवाइट करना चाहूँगा सिद्धार्थ सिंह चौहान को। सिद्धार्थ भैया बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, उनके साथ आप इंटरव्यू कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आपको हमारी टीम जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करेगी एंड हम चाहेंगे कि आप अपना टाइम हमारे साथ स्पेंड करें और अपने सीक्रेट शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको भी इतने सारे मतलब बुला के इंटरव्यू लेने के लिए। ये बहुत अच्छा लगता है किसी को बताने में कि मैं क्या किया, कैसे किया, और मेरे अगर इस वीडियो से किसी का हेल्प हो जाता तो वर्थ है। बिल्कुल 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 श्योर, सबको हेल्प होगा। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और खासकर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट और लाते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।